नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल तीर्थकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं आपकी अदालत में एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ। बिहार चुनाव पूरा, एनडीए को प्रचंड बहुमत 202 सीटें पाकर 2005 के 206 सीटों वाले रिकॉर्ड को तोड़ते तोड़ते रह गया एनडीए। जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश वाली पार्टी को पहले से करीब करीब दोगुनी सीटें मिली। पिछली विधानसभा में उसकी 43 सीटें थी और इस बार इसे 84 सीटें प्राप्त हुई। भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों के साथ लाभ में रही। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी को भी 19 विधायक विधानसभा भवन में भेजने का श्रेय मिला है। जतिन राम मांझी जैसे पहले थे लगभग वैसे ही 5 विधायकों के साथ पहले इनके 4 विधायक होते थे और उपेंद्र नाथ कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा की पार्टी 4 विधायकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। जबकि बिहार के इलेक्शन को पलट देने का वादा करने वाले और जनता दल यूनाइटेड की 25 से ज्यादा सीटें आदि पर राजनीति छोड़ देने का दावा करने वाले जन स्वराज के प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल पाई। यानी मतदाताओं ने एक बार फिर से सिद्ध किया कि उन्हें वो एक विश्लेषक के रूप में तो इज्जत दे सकती है, लेकिन एक नेता के रूप में अभी उन्हें अपनी विश्वसनीयता बनाने में वक्त लगेगा। यहां मैं ज्यादा गहराई में न जाकर आपको केवल टी एन शेषन की याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने चुनाव में बेहद सुधार किए, काफी कुछ चुनावों को साफ सुथरा किया, लेकिन जब वे खुद चुनाव लड़े तो उनकी जमानत जब्त हो गई। यानी जनता ये तय करती है किसे एक प्रशासक बनाए रखना है और किसे विधायक या सांसद बना करके संसद में भेजना है। आइए लौटकर आते हैं बिहार के चुनाव में। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ महागठबंधन को और उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान में रही लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। पिछली विधानसभा में लगभग 75-76 सीटें जीतने वाली इस पार्टी को केवल 25 ही सीटें मिल पाई, जबकि कांग्रेस इस बार घाटे में तो गई लेकिन इसका घाटा इतना बड़ा नहीं था। 61 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल 6 सीटें उसके हिस्से में आई, यानी 10 से भी कम का स्ट्राइक रेट। कांग्रेस की मीटिंग हुई, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक होती है, मंथन होता है। अब मंथन में क्या तय होता है ये उभर कर अभी तक सामने नहीं आया है। साफ सी बात है, बिहार के इलेक्शन में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी फ्रंट पर रहे, मोर्चे पर रहे, आगे रहे। तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन भी उनकी मर्जी के साथ किया गया। यानी जिम्मेदारी यदि किसी की बनती है तो वो शख्स है राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी या गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की हिम्मत शायद ही कोई करता हो, पर जिसने ये हिम्मत की उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खड़गे भले ही अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये सब जानते हैं कि उनकी कांग्रेस में अंदर से कितनी चलती मनती है। खैर लौट कर आते हैं बिहार में। बिहार चुनाव से पहले सर्वेक्षण करने वाली बहुत सारी एजेंसियों ने जब एनडीए की सरकार के लौटने का दावा किया, उन्होंने अपने आंकड़े पेश किए, तो बहुत सारे विशेषज्ञ, बहुत सारे समाचार चैनल या कई राजनीतिक विश्लेषक ऐसे थे जो ये मानकर चल रहे थे कि हवा बनाने के लिए ये सर्वे ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है एनडीए को बहुमत मिल जाए, लेकिन पहले के मुकाबले उसकी सीटें घटेंगी और राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा। लेकिन बिल्कुल उल्टा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय मतदाता के मन को पढ़ने में सर्वेक्षण कंपनियां भी नाकामयाब रही और नेता भी कुछ नहीं पढ़ पाए। मतदाताओं ने जैसा उचित समझा वैसा करके उन्होंने विधानसभा का चुनाव किया। एक बार फिर से गणित जो का क्यों है, बिहार विधानसभा में इस बार भी धनिक वर्ग के लोग हैं, बाहुबली हैं, या कहिए एक प्रकार से ऐसे लोग हैं जो अपराध जगत से भी जुड़े हुए हैं, वे भी विधानसभा पहुंचे। तो वहीं पर 25 वर्ष की मैथिली भी विधानसभा में पहुंची, जो एक गायिका है।
यानी मतदाताओं ने हर वर्ग के लोगों को विधानसभा में भेजने का निर्णय किया। स्वागत होना चाहिए, क्योंकि किसी विधानसभा में या संसद में यदि हर वर्ग के लोग होंगे तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होकर के हर वर्ग के विकास की योजनाएं कहीं अच्छे तरीके से बनाई जा सकती हैं। अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं हुई। उम्मीद तो यही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए में। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और राष्ट्रीय जनता दल या कहिए जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले काफी कम सीटें मिली थी। लगभग 60% सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की सीटों के मुकाबले। लेकिन नरेंद्र मोदी की पसंद के अनुसार, अमित शाह की पसंद के अनुसार एक बार फिर से उन्होंने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि बीच में नीतीश कुमार ने पलटी मारी और पलटी मारकर वे लालू के खेमे में गए और उन्होंने कहा था वे कभी भी आने वाले समय में एनडीए के साथ न जाएंगे न उससे समझौता करेंगे। लेकिन एक बार फिर से वे तेजस्वी यादव को भौचक्का छोड़ करके लालू यादव के सारे विश्वासों को धता बताते हुए एक बार फिर से वे भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और साथ ही नहीं आए, उनके साथ आकर जमकर चुनाव लड़ा और जीते। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दावेदार है बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। हालांकि 22 नवंबर तक ये सब खुलकर सामने आ जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर दोनों बड़े दलों की तीसरे घटक की भी मीटिंग हो चुकी है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की मीटिंग के दूरगामी परिणाम होते हैं। अभी तक जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनके अनुसार बिहार के 243 विधानसभा सदस्यों वाली इस विधानसभा में मंत्रिमंडल की संख्या जब तय होगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 या 16 मंत्री हो सकते हैं और जनता दल यूनाइटेड के 14 या 15 मंत्री हो सकते हैं। यानी आंकड़ा लगभग वही है। दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इसलिए हो सकता है दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर हो जाए। लेकिन चूंकि जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 6 विधायक कम है और फार्मूला जैसा कि अब तक निकलकर सामने आ रहा है 6 विधायकों पर 1 मंत्री बनाने का सामने आया है। इसमें जतिन राम मांझी 1 मंत्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि उपेंद्र नाथ कुशवाहा के केवल 4 विधायक हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि मंत्रिमंडल में उनकी पार्टी को भी जगह दी जाएगी। जबकि जहां तक चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का प्रश्न है, उसे भी इस हिसाब से 3 या 4 मंत्रियों के पद मिल जाएंगे। हालांकि मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर हमेशा की तरह एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिल सकता है, बल्कि कहिए मिलेगा। लेकिन एनडीए और महागठबंधन में एक खास फर्क है और ये फर्क है कि एनडीए में बातें होती हैं, विवाद होते हैं, आपस में फैसले होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, पर वे सड़क पे नहीं आते और आखिर में वे एक सहमति पर पहुंच जाते हैं। जबकि महागठबंधन में ये सारी रार तकरार बाहर आ जाती है और इसी रार और तकरार के चलते हुए महागठबंधन सरकार से भी बाहर हो जाता है। इन चुनावों से पहले ही विपक्ष ने रुदाली का रोल शुरू कर दिया था। उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, एसआईआर में घपलेबाजी की बात कही। बाद में जब वोट पड़े तब उन्होंने जो दर्ज मतदाता थे, विपक्ष के अनुसार 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे, जबकि बाद में जो वोट पड़े उसके अनुसार ये 7 करोड़ 45 लाख मतदाता दर्ज हुए हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। हालांकि एनडीए विरोधी बहुत सारे लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऐसे बहुत सारे मंचों पर एक और अजब खेल भी किया हुआ है। मेरे एक जानकार ने दावा किया कि चुनाव आयोग के अनुसार इस चुनाव में ही 7 करोड़ 45 लाख वोट पड़े। शायद उन्होंने वेबसाइट को अच्छे से नहीं देखा। कुल मिलाकर 66.97% मतदान हुआ और उस मतदान के अनुसार लगभग 4 करोड़ 98 या 99 लाख के आसपास कुल मिलाकर वोट पड़े।
इस बार भी पहले की तरह राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा वोट शेयर लेकर सबसे बड़ी पार्टी तो नहीं बन पाई, लेकिन वोट लेने के मामले में सबसे आगे। आलोचकों का यह भी कहना है कि वोट शेयर सबसे ज्यादा करने वाली पार्टी को इतनी कम सीटें कैसे आई, यानी कोई ना कोई घपला है, गड़बड़, घोटाला है। हालांकि जब वे वोट शेयर की बात करते हैं तो वे इस बात को एक तरफ रख देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था, तो स्वाभाविक सी बात है उसे पड़ने वाले वोटों का प्रतिशत भी ज्यादा होगा और उसको लगभग 23% के आसपास वोट मिले। दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में जनता दल यूनाइटेड आई और तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी वोट शेयरिंग पार्टी बनी। लेकिन जब सीटों का समीकरण बनता है तो उस समीकरण के अनुसार यदि हम देखते हैं वहां पर यह क्रम बिल्कुल उल्टा हो गया है। सबसे ज्यादा सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड ने और उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल ने। यहां पर मुख्य बात यह है कि आरोप लगाने से पहले विपक्ष कोई गणना नहीं करना चाहता है। गड़बड़ वही है, या कहिए वो तंत्र के खिलाफ एक ऐसा अविश्वास पैदा कर देना चाहता है कि चुनावों की जो सर्व स्वीकार्यता है उस पर ही असर आए। बार बार वही रोना रोया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कुछ विसंगतियां नहीं है, लेकिन मैं एक बात जोर देकर के कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप एक अविश्वास पैदा करना चाह रहे हैं, सरकार के प्रति अविश्वास, चुनाव आयोग के प्रति अविश्वास, मतदाताओं के वोट डालने की मशीन यानी ईवीएम के प्रति अविश्वास, ये आप एक अच्छी परंपरा की ओर नहीं जा रहे। क्योंकि यदि एक बार तंत्र में अविश्वास की भावना पैदा हो गई तो फिर देश को बड़ा भारी नुकसान होगा, इसमें दो राय नहीं। उदाहरण के रूप में हमारे सामने अभी अभी नेपाल का उदाहरण है, इससे पहले बांग्लादेश का उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है, सीरिया का उदाहरण है और कुछ दूसरे देशों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई कि जब अविश्वास पैदा हुआ तो फिर कभी जेन के नाम पर तो कभी दूसरे नामों पर देश में गदर हुआ, विद्रोह हुआ, भले ही से क्रांति का नाम दिया जाए। नेपाल को पहली स्थिति से आगे आने में कम से कम 10 से 15 वर्ष लगेंगे। बांग्लादेश आज भी करा रहा है। सीरिया का गृह युद्ध के बाद क्या हाल होगा, क्या वहां पर चल रहा है, ये देखने वाली बात है। क्या आप हिंदुस्तान को उस स्थिति में पहुंचाकर राज कर पाएंगे? मान लीजिए आप जनता में अविश्वास पैदा करने में सफल भी हो जाते हैं, तब क्या आप भी उन्हें संभाल पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन साथ ही साथ सत्तारूढ़ दल को भी ये बात देखनी होगी कि ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों हो रही है। आप सत्ता में हैं, व्यवस्थाओं को संभालना आपका काम है। केवल काम होते हुए होना ही नहीं चाहिए, अपितु काम होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल वैसे जहां न्याय होना चाहिए वहीं न्याय होने के साथ साथ न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं इस विषय में सत्तारूढ़ दल पर उंगली उठाई जा सकती है। या तो प्रमाद है, या अहंकार है, या फिर ये मानसिकता है कि हमें सत्ता से हटाने वाला कोई नहीं। तो ये तो आप अच्छे से जान लीजिए, जनता है ये, और जनता जिसको चाहती है उसी को सिंहासन पर बिठाती है। दिनकर ने ऐसे ही नहीं कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दुष्यंत दिनकर जैसे कवि बहुत सारी बातें कह रहे हैं और बहुत सारी बातें कहने को है, लेकिन विपक्ष को मैं ये जरूर आगाह करना चाहूंगा कि रुदाली का रोल अदा करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको चुनाव जीतने के लिए बेहतर रणनीति बनानी पड़ेगी। आपको चुनाव जीतने के लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। आपको सत्तारूढ़ दल की कमजोरियों को जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। आपको अपनी एक इस प्रकार की संस्कृति विकसित करनी होगी कि आपका संगठन रात दिन 24 घंटे 7 दिन काम करने की स्थिति में हो, न कि केवल चुनाव के समय वो एक्शन के मोड में आए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दोष देते रहिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। महाराष्ट्र आपके हाथों से जाता है, राजस्थान आपके हाथों से जाता है, आपके हाथों में निश्चित रूप से आते आते हरियाणा आपके चिपक जाता है, पंजाब को आप आपके हाथों खो देते हैं।
उड़ीसा में पिछले 20-25 साल से एक पार्टी बीजू जनता दल, नवीन पटनायक वहां पर राज कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे प्रयासों के बावजूद आप भाजपा को नहीं हटा पाते। बिहार से आप एनडीए को नहीं हटा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं रणनीतिक कमियां तो हैं। आप चाहे वोट चोरी का आरोप लगाएं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाएं, या फिर चुनाव आयोग को केचुआ कहकर उसके परखच्चे उड़ाने की कोशिश करें, इससे आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। इस बात को आप अच्छे से अपनी किसी खाते में दर्ज कर लीजिए। यदि आपको सफलता चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, तो फिर जनता जनार्दन के बीच उसकी हर मुसीबत में, उसके हर कार्य के लिए आपको तत्पर, सजग, सतर्क होकर के हमेशा तैयार रहना होगा। भाजपा यदि आगे है, भले ही उसमें कुछ चालाकियां हो, चतुर रणनीतियां हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर भाजपा का संगठन 24/7 सक्रिय रहता है। वे चुनाव को केवल चुनाव तक ही नहीं देखते, उसके पहले भी देखते हैं और उसके बाद भी देखते हैं। जबकि कांग्रेस इस समय ऐसी हालत में है कि वहां पर केवल एक राष्ट्रीय स्तर का नेता वहां पर रह गया है, राहुल गांधी, और दुर्भाग्य से वे अपनी एक छवि नहीं बना पा रहे हैं कि वे देश के प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, अथवा कांग्रेस अब देश को संभाल पाएगी। भले ही बात बुरी लगे, लोकतंत्र में बदलाव जरूरी है, तवे की रोटी बदलनी चाहिए, लेकिन ये रोटी बदलना तभी फलदायी होगा जब एक बेहतर तवा, बेहतर रोटी जनता को मिलेगी। यानी जब आप जनता के सामने एनडीए से बेहतर विकल्प देने में सक्षम हो जाएंगे, तो जनता आपको सिर आंखों पर बिठाकर अपनी लगाम और देश की सत्ता सौंपे। आप भी सोचिए, मैं भी सोच रहा हूं। फिलहाल छोड़िए सब कश्मकश, देखते रहिए चैनल तीर तर्कश। धन्यवाद। जय हिंद।